Hi everyone. So now we're going to study database security and integrity. So database security का मतलब होता है कि आप अपने database को safe कैसे रख सकते हैं from all kind of unauthorized access. ठीक है. So हमारे पास जब database security की बात आती है तो दो मेन चीजें आती हैं. एक होती है authorization और एक होती है authenticity. तो सबसे पहला पॉइंट होता है authenticity का. ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि जो यूजर है वो ऑथेंटिक है या नहीं. मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा नाम अंजलि है तो मैं अंजलि हूं या नहीं वो कैसे पता चलेगा. तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि हम यूजर नेम पासवर्ड्स रख सकते हैं. हम आपके पास ओटीपी जनरेट करके आपके फोन नंबर या ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं ताकि पता चले कि यस इफ यू सेइंग दैट यू आर दिस पर्सन तो आप वही हैं. जैसे कि बहुत सारे एप्स में होता है जब हम लॉग इन करते हैं. जब आप मेरी ऐप में भी लॉग इन करते हो तो भी आपके फोन नंबर पे ओटीपी आता है. इफ यू गिव द ओटीपी देन यू आर लॉग्ड इन. सो दैट इज टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स द सेम पर्सन और नॉट. राइट. सो ऑथेंटिसिटी सबसे पहली चीज होती है ये पता लगाना कि जो यूजर कह रहा है कि मेरा नाम एबीसी है वो एबीसी है या नहीं है. सो ऑथेंटिसिटी के लिए ओटीपी हो गया. देन आपका रेटिना स्कैन, मतलब आपकी जो भी है फिंगरप्रिंट, ये भी यूज हो सकते हैं अगर आप फिजिकली कहीं पे जा रहे हो तो. लेकिन अगर ऑनलाइन है तो ऑब्वियसली यूजर नेम पासवर्ड या फिर ओटीपीज कैन बी यूज फॉर ऑथेंटिसिटी. देन बायोमेट्रिक अगेन फिजिकल में ही यूज हो पाएगा. देन यू हैव ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन इज की डेटाबेस में, चलो ये तो ठीक है कि ये बंदा यूजर है. ठीक है, अब ये बंदा यूजर है लेकिन क्या हर यूजर हर काम कर सकता है डेटाबेस पे. अब कोई यूजर हो सकता है जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई है जो सिर्फ क्लर्क है, कोई है जो मैनेजर है. सो उनको अलग अलग राइट्स मिले होंगे कि भाई आप सिर्फ टेबल को देख ही सकते हो या आप टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो या आप उसमें नया डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो. सो डिफरेंट डिफरेंट राइट्स आर गिवन टू डिफरेंट पीपल. और कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है वो ऑथराइजेशन के अंदर आता है. तो उसके लिए एक ऑथराइजेशन मैट्रिक्स बनती है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी कैसे बनती है. दैट हेल्प्स अस टू कीप अ ट्रैक कि कौन सा यूजर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. ठीक है. आप उसके अलावा डेटाबेस सिक्योरिटी में आता है इंटीग्रिटी, की जो डेटा है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए. सो पहले देख लेते हैं कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं. ये हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स. सो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर सेट ऑफ रूल्स इट इज यूज्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. दो तरह की मेन इंटीग्रिटी होती है हमारे पास वैसे तो, एंटिटी इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. ठीक है. ये आपको इंश्योर करती है कि डेटा इंसर्शन, अपडेटिंग और कोई भी काम आप कर रहे हो उससे आपकी इंटीग्रिटी पे, मतलब उसकी डेटा की कंसिस्टेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में आपके पास यहाँ चार कंस्ट्रेंट इन्होंने लिखे हैं. डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल एंड की कंस्ट्रेंट. ये दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्टिल विल डिस्कस इन ब्रीफ अगेन. एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अगर आप में से किसी को याद है तो फटाफट से कमेंट में लिख दो. एंड सेम इज द केस विद रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, सो यू कैन पॉज एंड राइट इट एंड देन प्ले टू चेक कि आपने सही लिखा है या नहीं. सो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होता है कि हर टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए जिसपे आपके बाकी के सारे कॉलम्स फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है. और फॉरेन की के कंसेप्ट को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में भी यूज करते हैं. इसके अलावा है आपके पास डोमेन कंस्ट्रेंट. डोमेन क्या होता है? पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ कॉलम. एक कॉलम में क्या पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं उसे डोमेन कहा जाता है. ठीक है. तो डोमेन कंस्ट्रेंट कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट. तो इसमें क्या हम चेक कर रहे हैं कि जो भी कॉलम है क्या वो अपनी सही वैल्यूज, अपनी जो उसकी रेंज डिफाइंड है उसकी वैल्यूज को कंटेन कर रहा है या आउट ऑफ द रेंज वैल्यूज को कंटेन कर रहा है. वी आर चेकिंग दैट. सो दैट कम्स अंडर domain constraint. Then the data type of domain includes string, character, integer, time, date, currency, etc. The value of the attribute must be available in the corresponding domain. तो वो सब डेटा टाइप को चेक करना, वैल्यू को चेक करना, वो इसमें आ जाता है. जैसे इसमें देखो एज है. अब एज कैन बी एनी वैलिड इंटीजर विद इन अ गिवन रेंज, पर इसमें अल्फाबेट ए आ गया तो ये तो अलाउड नहीं है ना. सो ये डोमेन कंस्ट्रेंट के अगेंस्ट हो गया. तो दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज एज हैज टू बी इंटीजर वैल्यू. फिर आपके पास आया एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. स्टेट्स दैट प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल. दिस इज बिकॉज प्राइमरी की वैल्यू इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल रो. तो ना तो वो नल हो सकती है ना ही वो डुप्लीकेट हो सकती है. ठीक है. देन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में क्या है कि आपके दो टेबल्स हैं जिनको आप आपस में लिंक कर रहे हो. अब जैसे ये टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का नाम है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट नंबर है. ये दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट नंबर. अब इसके अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है वो सिर्फ तीन ही है. एक है 11, 24, 13. बट यहाँ आप देख पा रहे हो कि एक एम्प्लॉय है जॉन जो कि डिपार्टमेंट नंबर 18 में है. बट क्या मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 18 एग्जिस्ट कर रहा है?
नहीं कर रहा ना। मेरे पास तो डिपार्टमेंट नंबर 18 है ही नहीं। जब आपके पास 18 नंबर का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है तो उसमें एम्प्लॉय कैसे काम कर सकता है? सो इट इज नॉट अलाउड। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब है कि हम फॉरेन कीज को मैच करते हैं कि वो प्राइमरी की के साथ मैचिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके टेबल में वो किसी से भी मैच ही ना करे। सो दैट इज योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है। एंड देन की कंस्ट्रेंट इज एंटिटी इंटीग्रिटी वाली चीज ये है कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं प्राइमरी की में। ठीक है। सो ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं जो आप पढ़ चुके हो एसक्यूएल में, वही चीज यहाँ पर थ्योरेटिकली बस बताई हुई है। डेटा इंटीग्रिटी रिस्ट्रिक्शंस में नॉट नल हो गया, चेक हो गया, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की। इसके साथ साथ एक हमारे पास डिलीट कैस्केड की ऑप्शन आती है जब हम फॉरेन की सेट करते हैं। तो जब आप एसक्यूएल में फॉरेन की सेट करते हो तो उस टाइम पे आपके पास एक ऑप्शन आती है, जैसे कि मैंने फॉरेन की बनाया डिपार्टमेंट नंबर को। ठीक है। और फिर लिख दिया रेफरेंसेस डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर। इसके आगे ऑप्शनल होता है, मैं लिख सकती हूँ ऑन डिलीट कैस्केड या फिर ऑन अपडेट कैस्केड। अब डिलीट कैस्केड से क्या होगा कि अगर आपने डिपार्टमेंट नंबर 20 को डिलीट कर दिया तो उस डिपार्टमेंट नंबर 20 में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मतलब जितने भी ऐसे एम्प्लॉयज हैं टेबल में जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 है, वो सारे भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। सो दोज ऑल विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली। समझ रहे हो? ठीक है। दैट इज डिलीट कैस्केड। और ऐसे ही अपडेट कैस्केड होता है कि मान लो डिपार्टमेंट का नंबर चेंज हो गया तो बाकी सब जगह भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है। सो दैट इज इट। Then what do we have? Database security and threats. So data security is an imperative aspect of any database system. ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपका डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो सिक्योर्ड होना चाहिए। सो थ्रेट्स इन अ डेटाबेस इज अवेलेबिलिटी लॉस, दैट इज कभी कभी हमें डेटा चाहिए और हमें उस टाइम पे डेटा नहीं मिल रहा होता है फॉर एनी रीजन, सो दैट इज अवेलेबिलिटी लॉस। इंटीग्रिटी लॉस that occurs when unacceptable operations are performed upon the database either accidentally or maliciously. This may happen while creating, inserting, updating और deleting the data. उसकी वजह से हमारा डेटा करप्ट हो जाता है और डेटा करप्ट हो जाएगा तो आगे प्रोडिक्शंस डिसीजंस वो भी गलत हो सकते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना हो जिससे आपका डेटा आपको मिसलीड करे। कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस, अगर हमने ऑथराइजेशन प्रॉपरली नहीं करी है, ठीक है, कोई ऐसा यूजर जिसको वो एक्सेस करना अलाउड ही नहीं था उसने उसको एक्सेस कर लिया तो आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स हो जाते हैं। ठीक है। सो थेफ्ट एंड फ्रॉडलेंट डेटा नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होनी चाहिए, डेटा प्राइवेसी लूज नहीं होनी चाहिए, डेटा इंटीग्रिटी लूज नहीं होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा का भी लॉस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो इसीलिए हमें डेटाबेस को सिक्योर करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो फर्स्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल लॉस एंड करप्शन एंड सेकंड फ्रॉम डेलिब्रेट अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट्स टू एक्सेस एंड ऑल्टर द डेटा। तो पहला तो है एक्सीडेंटल लॉस एंड करप्शन, उसके लिए हमने कर लिया कि भाई हम डेटाबेस का बैकअप लेंगे एंड वी हैव रिकवरी मैकेनिज्म। दूसरा है कि इंटेंशनली जो किया जाए बाय हैकिंग एंड ऑल, तो उसके लिए हमें पूरा ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन का यूज करना पड़ता है सो दैट वी कैन सेव आवर डेटा इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है। उसके लिए हम डेटाबेस के जो यूजर्स हैं उनको कुछ कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली उनको राइट्स देते हैं। सो डेटाबेस यूजर्स आर द वन हु रियली यूज एंड टेक बेनिफिट ऑफ द डेटाबेस। तो उसमें आपके पास एक डीबीए होता है जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। वो पर्सन या पूरी टीम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द क्रिएशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स मेंटेनेंस ऑल्सो। ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल किस किस चीज के लिए होता है? डिसाइडिंग द इंस्टेंसेस फॉर द डेटाबेस, कितनी कॉपीज उसकी आपको रखनी है, उसमें स्कीमा क्या होगा, ठीक है, कौन कौन से यूजर्स होंगे, सिक्योरिटी कैसे सेटअप होगी, बैकअप रिकवरी कैसे होगी और उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना भी आपके डीबीए का काम है। देन आपके पास डेटाबेस डिजाइनर्स हैं जो कि डिजाइन करेंगे स्कीमा को। वो बताएंगे कि कितने कॉलम्स होंगे, उनमें डेटा टाइप क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में लाना, वो सारा काम डेटाबेस डिजाइनर्स का होता है। सिस्टम एनालिस्ट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिजाइन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस। ठीक है। देन एप्लीकेशन प्रोग्रामर है जो उसको आगे कोडिंग में यूज करते हैं। आगे चाहे आप पाइथन के साथ लिंक करो, जावा के साथ लिंक करो, कैसे रिट्रीव होगा, कैसे स्टोर होगा, वो सब वहां पे देखा जाता है। और फिर आता है फाइनल यूजर जो सिर्फ डेटा को देखता है, उसे कोडिंग और फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं जैसे कि साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर मेकिंग फ्यूचर डिसीजंस, फॉर मेकिंग प्रोडिक्शंस। एंड देन कैजुअल यूजर्स जो थोड़े टाइम के लिए डेटा को यूज करते हैं फॉर जस्ट सम स्टडी और सम रिसर्च एंड दैट्स इट।
and then they don't actually work with it. So these users have great knowledge of query language, generally SQL, that is structured query language. ठीक है, सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स हो गए. ठीक है, अब प्रिविलेजेस एंड रोल की हेल्प से हम अपने डेटाबेस के ऊपर राइट्स जो है वो सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम प्रिविलेजेस किसके ऊपर देते हैं, या तो पूरे सिस्टम के ऊपर दे सकते हैं, या उसके अंदर एक एक सिंगल सिंगल टेबल के ऊपर दे सकते हैं कि क्या क्या परफॉर्म हो सकता है. ठीक है, तो इसमें बेसिकली ग्रांट और रिवोक कमांड जो हमने पढ़ी थी टीसीएल में, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे ग्रांट सिलेक्ट ऑन एम टू पब्लिक, तो कोई भी एम्प्लॉय टेबल में से डेटा फेच करके देख सकता है. ठीक है, तो वो सबको ही ग्रांट दे रहा है. अब हम कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ अजय को देना है कि वो सिलेक्ट डिलीट और अपडेट कर पाए डिपार्टमेंट टेबल पे, तो ग्रांट सिलेक्ट डिलीट अपडेट ऑन डेप्थ टू अजय. जैसे आप ग्रांट कमांड से ग्रांट्स दे सकते हो, वैसे ही रिवोक कमांड से हम ग्रांट को वापस भी ले सकते हैं. तो अगर हमें लगता है कि भाई ये इसका मिस यूज कर रहा है या ये ठीक से यूज नहीं कर रहा अपनी ग्रांट्स को, आप उसे कभी भी वापस ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिवोक कमांड. ठीक है, तो ऑथराइजेशन कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ ग्रांट एंड रिवोक ओवर हियर. सो यूजर्स होते हैं और आपको सारे जो टास्क हैं, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, कि आप क्या क्या काम आपका बंदा जो है वो कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप ग्रांट दे सकते हैं. अगर आप ग्रांट और लिख देते हो तो उसका मतलब है कि उसको सारी मिल जाएंगी. ऐसे ही जब आपको सारी ग्रांट्स वापस लेनी हो तो आप रिवोक ऑल लिखते हो. सो रिवोक ऑल एंड एम फ्रॉम अजय, मतलब अजय के पास जो भी राइट्स थे एम्प्लॉय टेबल के ऊपर, वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, अब इसमें हम अजय से सारे नहीं कैंसिल कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि वो डिलीट नहीं कर पाएगा और वो सैलरी और जॉब को अपडेट नहीं कर पाएगा, उसके अलावा नेम को, डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकता है. तो डिलीट अपडेट ब्रैकेट में उन कॉलम्स के नाम जिसके ऊपर से आप ग्रांट हटा रहे हो, ऑन एंड फ्रॉम अजय, तो वो उसको रिमूव कर देगा. ठीक है, सो ग्रांट कमांड इज यूज टू गिव द ग्रांट, रिवोक कमांड इज यूज टू टेक बैक दैट ग्रांट, तो हम वो ग्रांट कैंसिल कर सकते हैं. सो इससे आपका ऑथराइजेशन डिसाइड होता है. सो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आर द टू मेन थिंग्स इन डेटाबेस सिक्योरिटी. ऑथेंटिकेशन में यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा, बायोमेट्रिक्स आ जाएगा. आपके दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा है, सो डू राइट इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि भाई और क्या हो सकता है फॉर ऑथराइज ऑथेंटिकेशन. एंड ऑथराइजेशन के लिए तो हमारे जो ऑपरेशंस हैं, जैसे हमने भी यहाँ देखा कि ग्रांट एंड रिवोक कैन बी यूज, वी कैन मैनेज दी privileges we can give. ठीक है, ये आपको इतना एज सच पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप एक रीडिंग जरूर दे सकते हो कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिक्योरिटी का क्या मतलब है, बट दिस इज नॉट वन ऑफ द कैटेगरी, सो इट्स ओके, बट जस्ट गिव इट अ रीडिंग फॉर योरसेल्फ. ठीक है, डेटाबेस यूजर्स कौन कौन से होते हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. सो दिस ऑल कम्स अंडर डेटाबेस सिक्योरिटी. सो दिस यूनिट 4 इज कंप्लीटली थ्योरी, जिसके अंदर हमारे पास ट्रांजैक्शन और उसकी एसेट प्रॉपर्टीज हैं, जिसपे हर साल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन, या फिर ऐसे आ जाएगा एक्सप्लेन द एसेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांजैक्शन, एनीथिंग लाइक दैट. सो वो आएगा ही आएगा. ठीक है, और बाकी आपके पास जो है डेटाबेस बैकअप, रिकवरी एंड सिक्योरिटी, इसमें से कोई एक चीज आ सकती है या कॉम्बिनेशन आ सकता है. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो दैट्स कंप्लीट थ्योरी. ठीक है, बट जहां पे भी थ्योरी आपसे पूछा जाए, अगर हो सके तो आप एग्जाम्पल्स देके एक्सप्लेन कीजिए, ताकि आपका आंसर थोड़ा बेटर लगेगा. जैसे यहाँ पर इन्होंने टेबल देकर आपको सारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और ये सब बताए, तो वैसे ही आप भी एग्जाम में एग्जाम्पल देके समझा सकते हो. Anyhow, we will be discussing PYQs soon. ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए कि पेपर में क्वेश्चंस आते कैसे हैं. So that is it. Bye for now. Take care.